हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट हब। आई एम दीपक मिश्रा एंड इन दिस वीडियो मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 11th सीबीएसई की पोम जिसका नेम है द लैबरनम टॉप। इस पोम के जो पोइट हैं उनका नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज, जिन्हें हम टेड ह्यूज भी बुलाते हैं। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पोम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो जो टेड ह्यूज हैं वो कह रहे हैं कि जो लैबरनम क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ ट्री, एक प्रकार का पेड़ होता है बच्चों। ये एकदम साइलेंट पड़ा हुआ है एंड एकदम स्टिल है। देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल इन द ट्री। दैट मीन्स इट सीम्स दैट द ट्री इज़ डेड। ओके, इट इज़ आफ्टरनून ऑफ September month and almost prior to the autumn. It represents कि अभी जो महीना चल रहा है वो किसका चल रहा है, पतझड़ का, ऑटम का चल रहा है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब यहाँ पे जो पोट है वो क्या कह रहा है कि उसकी कुछ पत्तियाँ जो बची हुई हैं वो पीली हो चुकी हैं, यानी कि झड़ने की कगार पे ही हैं, और बीज तो इसके सारे ही गिर चुके हैं। ओके बच्चों, तो आप अगर यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर देखेंगे तो आपको एलिटरेशन देखने को मिलेगा। साइलेंट, स्टिल, सेप्टेम्बर सनलाइट, सीड्स, मतलब बहुत ज़्यादा एस का रिपीटिशन हो रहा है इस स्टैंजा के अंदर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up of chitterings and of tremor of wings and trillings. So first of all, let's discuss about the word meanings of the few words. जैसे कि गोल्डफिंच क्या होता है, एक स्मॉल येलो बर्ड, अपनी गौरैया जैसा। और ट्विचिंग होता है फड़फड़ाते हुए जो बर्ड्स का साउंड आता है। चिरप पक्षियों के चहचहाने को कहते हैं बच्चों। एंड स्टार्टलमेंट क्या होता है, इट इज़ अ सडन एक्शन विच कॉजेज सरप्राइज। ओके, एंड स्लीक here represents very shiny, नर्म, चमकदार। एंड what is abrupt is unexpected. Okay, and there is one more word, chitterings also refer to the bird sound, यानी कि इधर इतनी बार इन्होंने ऐसे साउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स यूज़ किए। दैट मीन्स यहाँ पे ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ट्रेमर का मतलब होता है शिवर और शेकिंग, यानी कि शेकिंग ऑफ विंग्स यहाँ पे मीनिंग है। एंड ट्रिलिंग्स इज सिंगिंग रेपिटेडली, यानी कि जो बर्ड्स के उस गोल्ड फिंच के जो बेबीज़ थे, जो बच्चे थे, वो अपनी माँ को कॉपी कर रहे थे। दैट्स व्हाई ट्रिलिंग्स इज यूज्ड हियर। So now let's discuss about the meaning of this stanza. It refers that suddenly a goldfinch, that is a small sparrow, surprises us by landing on a branch and which makes a twitching sound. यानी कि वो पक्षी, जो स्मॉल गोल्डफिंच, आके एकदम से ब्रांच एंड पे बैठ जाती है और हमें या उस पेड़ को सरप्राइज कर देती है ट्विचिंग साउंड के साथ। While doing so, it jerks its body looking shiny like that of a lizard. और जब वो ऐसा करती है तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा, जैसे बर्ड शेक करते हैं उस प्रकार से थोड़ा सा शिवर या शेक करती है, जर्क देती है। और वो इतनी शाइनी लग रही है जैसे कि कोई लिजर्ड हो। अब लिजर्ड आप जानते हैं लाइक दैट यूज़ हुआ है, एज इफ यूज़ हुआ। दैट मीन्स कि इसमें क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल बच्चों किया गया है। गोल्डफिंच एंटर्स द थिकनेस ऑफ ब्रांचेस एंड येलो लीव्स इन अ अलर्ट एंड एब्रप्ट मैनर। तो फिर वो जो बर्ड होती है, जो गोल्डफिंच होती है, काफ़ी अलर्ट तरीके से बुशेस के अंदर, इसकी ब्रांचेस की थिकनेस के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, इट एंटर्स क्विकली इनटू द थिकनेस वेयर इट हैज़ बिल्ट इट्स नेस्ट। उसने वहाँ जहाँ पे अपने बच्चों के लिए घोंसला बना के रखा था वहाँ पहुँच जाती है। एज सुन एज इट रीचेस टू इट्स नेस्ट, बेबी स्पैरो स्टार्ट मेकिंग साउंड्स। ठीक है, जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो जो बेबी स्पैरोज होती हैं वो भी साउंड क्रिएट करने लग जाती हैं, चिटरिंग्स करने लग जाती हैं, एंड ट्रिलिंग्स एंड फ्लैटर्स देयर विंग्स, और अपने पंख वगैरह अपनी माँ को देख के फड़फड़ाने लगते हैं वो बच्चे भी। दिस सीम्स एज दो मशीन हैज़ स्टार्टेड, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि गोल्डफिंच क्या है, एक लाइफ देने वाली फॉर्म है, एक इंजन है जिसके आते ही पूरे के पूरे पेड़ पे या उसकी फैमिली में एकदम से जान सी आ जाती है।
तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टैंजा की ओर। The whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. So in this stanza, the poet says that it looks like the whole tree is thrilled by the sound of a goldfinch family. That means इसके अंदर अगर हम देखें बच्चों तो ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स आर द फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। तो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोइट ने किया है। वह कहता है कि पूरी की पूरी जो ट्री है वो थ्रिल्ड हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है गोल्डफिंच की फैमिली के साउंड से। दैट मीन्स इट कम्स टू लाइफ। एज इंजन इज़ टू रन अ मशीन, गोल्डफिंच इज़ टू हर फैमिली। यहाँ पे भी एक और फिगर ऑफ स्पीच हुआ है। दैट मीन्स कि जो इंजन नाम दिया गया है वो असल में गोल्डफिंच के लिए यूज़ किया गया है पोइट द्वारा। दैट मीन्स यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जिस प्रकार से एक इंजन मशीन के लिए होता है, यानी कि एक मशीन को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, जो गोल्डफिंच है वो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन का काम करती है। विदाउट गोल्डफिंच हर फैमिली एंड ट्री आर साइलेंट एंड स्टिल एंड सीम डेड। इट मीन्स कि बिना गोल्डफिंच और उसकी फैमिली की जो ट्री है वो एकदम साइलेंट एंड स्टिल रहती है और ऐसा लगता है कि उसमें जान ही नहीं है। सो ट्री ऑल्सो गिव्स शेल्टर टू द गोल्डफिंच फैमिली फ्रॉम प्रीडेटर्स। सो टू वे रिलेशनशिप इज सीन हियर। ओके, टू वे रिलेशनशिप इज सीन हियर। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, यानी कि बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, नाउ सी, she stokes it full then flirts out to a branch end. Stokes का मतलब है to add fuel. Stoke का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ में फ्यूल डालना। ओके, एंड यहाँ पे जो फ्लर्ट वर्ड है, फ्लर्ट जो यूज़ हुआ है उसका मतलब है जग के लिए, यानी कि उछल कर बाहर की ओर जाना। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर फीडिंग अ बेबीज इट कम्स आउट ऑफ द थिकनेस एंड सिट ऑन अ ब्रांच एंड, यानी कि अपने बच्चों को फीड करने के बाद जो गोल्डफिंच है वो फिर से ब्रांच एंड की थिकनेस पे एंड पे जाके बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। सो हियर her barred face is visible which serves its identity. It looks like a mask which is known as its hallmark. दैट मीन्स कि जो गोल्डफिंच होती है उसके चेहरे पे कुछ ब्लैक मार्किंग्स ही होती हैं, उसके लिए पोइट ने यहाँ पे बार्ड फेस यूज़ किया है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम अपने फोर्थ एंड द फाइनल स्टैंजा की ओर। Then with airy delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Now here goldfinch makes a mysterious whistle sound as if it is an indication to her young babies that she is now going away. So इधर क्या मतलब है कि eerie मतलब होता है mysterious, यानी कि डरा हुआ या भयंकर delicate whistle sound वो प्रोड्यूस करती है ताकि वो अपने बच्चों को सिग्नल दे सके कि वो यहाँ से जा रही है एंड उन्हें फिर से शांति से वहाँ पे एकदम जैसे कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है इस तरीके से अपने नेस्ट में रहना है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वो इनफाइनाइट यहाँ पे या तो अननोन आप समझ लीजिए, या यहाँ पे पोएम के अंदर कहा गया है स्काई के लिए कि वो अनंत की ओर लॉन्च कर जाती है, उड़ जाती है। लॉन्चेस वर्ड इज यूज्ड व्हाई, बिकॉज पहले ही उसे मशीन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। दैट मीन्स कि जो लैबरनम है जैसे ही पक्षी वहाँ से चला जाता है, गोल्डफिंच वहाँ से चली जाती है, द ट्री लैबरनम टॉप वंस अगेन बिकम्स साइलेंट एंड स्टिल एज इट वाज बिफोर। जैसे कि वो पहले थी वैसा का वैसा ही उसी स्टेज में, उसी स्टेट के अंदर वो ट्री हो जाती है। सबसाइड्स मीन्स पहले वाली स्टेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोम की एक्सप्लेनेशन एंड इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके आंसर्स को देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल प्रोग्राम आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।